नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी। आप भली-भाँति परिचित हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी से, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस और वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर। तो सर आज आपसे फिर से विचार-विमर्श यद्यपि इन बातों पे इन विषय वस्तुओं पर हम बातचीत कर चुके हैं पहले, लेकिन चूँकि अभी ये धुरंधर मूवी आ गई और इसने जो है वो अतीक मियाँ का बड़ा सजीव चित्रण किया हो। जो उसका बोलचाल का लहज़ा और जो स्टाइल और जो नक्शेबाज़ी वो सब बिल्कुल अतीक जैसी ही दिख रही थी। आपने तो अतीक को देखा है, वो चित्रण सही था क्या? अतीक को तो मैंने नहीं देखा सर, नमस्कार। बड़ी कृपा की आपने संजय जी कि अपने इतने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। मेरा निवेदन ये है कि ये मेरी खुशकिस्मती नहीं रही, कभी अतीक के मैं दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा। जब डीजीपी हुआ तब इनकी श्रीमती जी और असद जिसका एनकाउंटर हुआ था, एक बेबी हुँ, था, वो आए थे हुँ, हमारे दफ्तर और हुँ। उनकी शाइस्ता परवीन आई थी कि मैं भाई साहब बेवा नहीं होना चाहती हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बेवा नहीं। हमने कहा कौन चाहेगा कोई बेवा हो, लेकिन इसका फैसला आप बेवा होंगी या नहीं होंगी, इसका फैसला आपके शौहर करेंगे। इसका फैसला मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरा बहुत ही आसान और मुफीद मशवरा दे दीजिएगा अपने शौहर को कि कोई हिमाकत करने की ज़हमत न फरमाएँ, वरना ऐसा उनको जवाब मिलेगा कि 7 पुश्त को मालूम पड़ेगा कि यूपी पुलिस क्या कर सकती है। और बच्चे को मैंने किनारे बैठा करके बातचीत की, लेकिन आपने जो धुरंधर की बात की, धुरंधर 1 मैंने देखा। धुरंधर में कुछ तो मेरिट है और लोग कहते हैं कि कोई किसी चीज के ऊपर, रियल फैक्ट के ऊपर आधारित है, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है। लेकिन कहते हैं कि द कैप फिट्स मी, बहुतों की ये टोपी बैठ चुकी है, बहुतों को हुँ, तीर लग चुका हुँ, है, बहुतों हुँ। की दाढ़ियों में तिनके नहीं, झाड़ झंखाड़ निकल रहे हैं अब। तिनके नहीं, चोर की दाढ़ी में झाड़ झंखाड़ निकल रहे हैं। क्योंकि जब पुराने जो पाप और जो स्केलेटन्स इन द कबर्ड हैं, जब पलट-पलट के बाहर आ रहे हैं, तो संजय जी लोगों को ये कहीं ऐसा ना हो, बाढ़ का पानी अभी तक तो अतीक और शाइस्ता तक है, ऐसा ना हो ये बाढ़ का पानी अब बाकी अगले अंक में देखिएगा। धुरंधर 3 में बाकी जो रिसिपिएंट्स थे, इनके माल असबाब के जो फाइनेंशियल उसके लाभार्थी थे, कहीं उन तक बात ना, इसीलिए ये बिल्कुल बेकरार हो रहे हैं। पूजा पाठ, अनुष्ठान और तमाम चिल्ले और इज्तिमाएँ हो रही हैं कि इससे हम लोग बच जाएँ, कहीं ऐसा ना हो बाढ़ का पानी धुरंधर 3 में हमारी जो है बेनकाब करके उनको नंगा कर दे। भय इस बात का है, क्योंकि सच्चाई जब अक्सर बहुत कड़वी होती है और कभी आप देखेंगे इन लोगों ने कोई कम पाप किए हैं, इनके पाप उजागर हो रहे हैं। आज देखिए बॉलीवुड की कोई फ़िल्म सुना था दंगल में सबसे बड़ा कीर्तिमान हुँ, 280 करोड़ का हुँ। कलेक्शन था और धुरंधर 2 का 2070 करोड़ कलेक्शन का सर, 2070 करोड़ का। 2070 करोड़ का। और 2070 करोड़ का कीर्तिमान है उसका, जिसमें से 1300 करोड़ उसने चाइना में कमाए हैं। अच्छा, और धुरंधर जो 2 है उसने भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बिना किसी ऐसे बहुत बड़े-बड़े। हाँ, बस 1500 करोड़ क्रॉस करने वाली है वो, जी हाँ, जी हाँ, लेकिन जी हाँ। उसमें चाइना का 1 पैसा भी नहीं है। जी, जी, जी। चाइना का 1 पैसा आएगा भी नहीं क्योंकि चाइना के प्रिय लोगों के यहाँ वहाँ चलती नहीं है। वो तो वहाँ चलेगी दीवार, जहाँ अमिताभ बच्चन हमारे महानायक साहब जो हैं ईश्वर को गरियाते हैं, 786 कलेजे पे लगाते हैं और गोली रुक जाती है। तो इस तरीके की पिक्चरें चलेंगी चाइना में कि यहाँ पे चलेगी हिंदुस्तान में। 786 को महिमा मंडित करना, देवी-देवताओं को सनातन के गाली देना। उसी तरह कोई और पिक्चर थी कि लड़की जो बच्ची है मनौती नहीं मान रही तो उसको जो है दुआ पढ़ना, नमाज़ पढ़ना सिखाया जा रहा है। ये सब चीज़ पाप इन लोगों ने बॉलीवुड वालों ने किया है और वो खूब बिक भी रहा था। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई, आईना सामने आया, तो संजय जी इनकी जो है ऐसे सब पैर के नीचे से ज़मीन खसक रही है और खसकना भी चाहिए। मैं तो आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो जो चाइना से जो 1300 करोड़ रुपए इनके आए, तो ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन लोगों में बड़ी चर्चा है कि साहब कि ये ब्लैक को व्हाइट करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि भई चाइना के थ्रू आप ले आओ। तो ये बेशक, कैसे किया जाता है? ये कैसे किया जाता है? देखिए हर जगह आपके दलाल बैठे हैं, हर जगह आपके शेल कंपनीज़ हैं, हर जगह आपके इस तरीके के फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं एंड द गोइंग रेट इज़ अराउंड 10%। मैंने भी कुछ सुना है कि चाइना में ऐसे मिडलमैन हैं, फिक्सर्स हैं,
10% के ऊपर वो एक चीज को 1 का 2 कर लेते हैं और शेल कंपनी से बाकायदा रेमिटेंसेस उस तरीके के ऑर्केस्ट्रेट कर देते हैं। और उनके मॉड्यूल्स मशीन लर्निंग के ऐसे एल्गोरिथम बना रखे हैं कि अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कीजिएगा तो दिखाई ये पड़ेगा कि बॉक्स ऑफिस फुल था, टिकट की सेल हुई थी, टिकट सेल की अगर नहीं हुई तो जैसे भी रेवेन्यू जनरेट होता है मूवीज का, संजय जी उस तरीके से इन्होंने इस चीजों को चलाया। और ये चीजें जब चली तो ये एक बहुत बढ़िया मॉड्यूल था। अब जो फाइनेंस कर रहा है वो तो अपनी रकम निकालेगा ही, चाहे 1 का 2 करके 2 का 1 करके। ये हेरा फेरी का धंधा जो है ये बॉलीवुड में आज से हो रहा है। दाऊद इब्राहिम की फंडिंग से लेकर के जब से ये करीम लाला और ये जो आपका गोल्ड स्मगलर था हाजी मस्तान वगैरह, तब से बॉलीवुड का गोरख धंधा चल रहा है। इनका एक सेट पैटर्न है। और अब तो चाइना की पेटेंट चूंकि मिली इसलिए वो रोड मैप भी इन्होंने अख्तियार करके देख लिया। मैंने दंगल भी देखी है, मैंने धुरंधर 1 भी देखी है। दोनों का कोई अभी अभी मुकाबला नहीं। धुरंधर 2 नहीं देखी आपने? धुरंधर 2 अभी नहीं देखी, टिकट मिल ही नहीं रहे हैं। संजय जी आप टिकट मिल नहीं रहे, 4-4 दिन की एडवांस बुकिंग है। मैं अगले महीने जरूर देखूंगा। मैं नोएडा में हूँ, कई हॉल्स में क्योंकि लगा है, लेकिन कहीं टिकट मिल नहीं रहा है। क्योंकि अतीक मियाँ की जो वहां पे जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है अतीक मियाँ का धुरंधर 2 में, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वास्तविक हो। वो उसी तरह की उसकी पगड़ी, उसी तरह का बिल्कुल आपके पूर्बिया वाला जो स्टाइल है बोलने का, बिल्कुल उसी तरह का। और वही धमक, वही खनक, वो सब दिखाई गई है उसमें अतीक भाई की। तो संजय ये जी जो पिक्चर में कुछ तो क्वालिटी होगी जो कि इतनी लोकप्रिय है। जमाने बाद समझा कि सभी हॉल्स फुल, सभी टिकट्स बिक चुके हैं। जरूर पिक्चर में बहुत क्वालिटी है, तभी हाउसफुल चल रहे हैं लगातार और सारे कीर्तिमान ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो ये जो अतीक मियाँ का जो ये एक जिसको कहें कि एक भौकाल है बना हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई, अरे ये शाश्वत सत्य है, इसका बराबर भौकाल तो किसी का था ही नहीं। इसने जो टेरर अपना जो फैलाया, जिस तरीके से फैलाया, उसको एक एक ईंट करके जैसे पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। 1962 में संजय जी इनकी पैदाइश होती है और 1962 में हमारे लोकप्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर सीट से 62,000 वोट से राम मनोहर लोहिया जी को हरा करके सांसद बनते हैं। 1979 में ये हाई स्कूल में होता है फेल। इसके बाप फिरोज थे, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा हाँकते थे और वहां पर ये जाकर के कोयला जो वैगन से गिरता था उनको ला ला करके बेचता था। फिर कोयला चोरी में इसका हाथ रहा। कोयले चोरी के बाद इसने ये देखा, पहला अपराध इसका 17 साल में, जब चांद बाबा ने एक एमएलए का टिकट भरा तो इसने इनसे कहा वापस ले लो टिकट। इसने भी इंडिपेंडेंट भर दिया था और काउंटिंग के 2 दिन पहले इसने चांद बाबा की हत्या कर दी। 1979 1979 से चांद बाबा भी बड़े अपराधी थे शायद। हाँ, बहुत बड़े अपराधी थे। पुलिस वालों को बंद कर दिया था जाके चौकी में, इनके साथ ही मिलकर के। ये बिल्कुल पूत के पांव पालने में ही दिख रहे थे। तो संजय जी ये सब बराबर के हिस्सेदार थे, पापी। और मैं तो कहूंगा कि एक चीज कहूंगा मैं, तब तक कि जो इस दौर के दौरान अतीक के इलाहाबाद के डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी जो भी थे, उनके खिलाफ जांच अब होनी चाहिए और एक श्वेत पत्र निर्गत होना चाहिए कि आखिर पुलिस वालों को बंधक बनाया, जग्गा को मुंबई से बुला करके उसको टॉर्चर चेंबर में ले जा करके जो हॉर्स व्हिप होता है उसको इतना मारा, जो हमारे यहाँ कहते हैं खाल खींच लो, तो इतने चाबुक मारे कि उसका खाल उतरने के बाद लोथड़ा बचा तो जग्गा के घर पे फिकवा दिया। एक आदमी ने आलीशान मकान बनाया इसके घर के सामने तो उसको बहुत बुरा लगा, कितना आलीशान मकान किसी और ने कैसे मेरे घर के सामने बनाया। तो अशरफ इनके भाई साहब छोटे मियाँ छत पे गए और टेलीस्कोपिक साइट से उनका कत्ल कर दिया। एक और आदमी से रंजिश थी तो ईद के दिन मस्जिद के बाहर जाकर के उसको गोली मार के हत्या कर दी। तो इनका साम्राज्य इसी तरीके से चलता रहा, लोगों को आतंकित करने लगे। और जबकि कोई सिपाही वारंट लेकर के आया था, बंधक बना लिया, तो मालूम पड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम है कि तुम इसको छोड़ दो, तुम्हें हमारी कसम है कि तुम इसको छोड़ दो। और जब कभी जाते थे तो ये तो सारी दुनिया जानती है कि उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिलाएंगे तो आप ये समझ लीजिए डीएम, एसएसपी, कमिश्नर तो इतना ज्यादा ओब्लाइज और उपकृत होंगे। मैं समझता हूं कि आरती के थाल सजा करके तुम्हें वो माता चपिता न गाया हो, यही कमी रह गई होगी। लेकिन एक्शन एक भी नहीं, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट। और राजू पाल की जब हत्या होती है उसने तो सारे कीर्तिमान ही तोड़ दिए, नंगेपन की और वहशीपने की।
आप इलाहाबाद से परिचित हैं। इलाहाबाद कैंट से लेकर के दारागंज तक रगेद के दिन दहाड़े सैकड़ों गोली मारी, और जब लाश चली गई अस्पताल में तो अस्पताल में जाके स्ट्रेचर पे गोली मारी। और उसके बाद नेतृत्व वही कहता है कि अतीक भाई बिल्कुल पाक और साफ बेदाग है, पाक साफ और बेदाग है। खैर, इसमें कोई अप्रत्याशित बात है नहीं, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लाइंस है कि जब हमने एक तय ही कर लिया है कि हमें तुष्टीकरण करना है तो अतीक भाई को तो क्लीन चिट मिलनी ही है, कुत्ते से हमें हाथ मिलाना ही मिलाना है। और उसके बाद देखें कि जो बाकी बची कुची कसर थी, तो केंद्र में थे सीके जाफर शरीफ रेलवे मंत्री, उन्होंने इनके ऊपर ऐसे ठेके लाद दिए, इतने ठेके दे दिए कि ये जो और कहीं कमी थी माल बटाल वसूलने से, वो भी पूरी हो गई। हिमाकत तो तब बढ़ गई, आप इलाहाबाद से वाकई आप समझ जाएंगे। हाईकोर्ट के सामने पारसियों का एक होटल था, होटल फिनारो, एक एल्डरली लेडी चलाती थी, पारसी लेडी। और सिविल लाइन्स में बड़ा आइकॉनिक एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, पता नहीं है कि नहीं है, पैलेस थिएटर। अंग्रेजों के जमाने में उससे बड़े बड़े गद्दी वाले सोफे होते थे। इतनी मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था, कभी पापा और मम्मी के साथ जाता था, तो वहां पे कॉफी सर्व होती थी, लिवरीड वेटर्स और सोफे थे वहां, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और सिर्फ इंग्लिश मूवीज आती थी। वो भी हमारे बाबा जी थे पारसी के, उनका था। इसी एक छोटी सी एक दो फैमिलीज थी, ज्यादा फैमिलीज नहीं थी। जब इन्होंने इसके ऊपर तांडव शुरू किया, नो अदर देन सोनिया गांधी जी ने इनको फोन किया कि अतीक इस तरफ जरा मेहरबानी करो, इसको छोड़ दो। तब जाकर के ये पारसियों का पैलेस थिएटर या फिनारो वगैरह बचा, वरना ये भी खा गए थे। आप याद करें कि उस जमाने में इसी परिवार का एक लड़का था जो संजय गांधी जी का बड़ा दोस्त था, सरोज गांधी। वो युवा कांग्रेस का भी बड़ा नेता हो गया था इलाहाबाद का तत्कालीन, और उसकी भी वैसी ही उदंड और अनुशासनहीन आदतें थी जैसे संजय गांधी की थी हुआ करती थी। तो ये तो एक इतिहास की बात है, थोड़ा मैंने कहा आपको दोबारा रिवाइज करा दूं, इलाहाबाद से आप वैसे ही परिचित हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ 3-4 महीने तक। तो आपने देखा होगा, सरोज गांधी का नाम जरूर आया होगा, इसका नाम जरूर आया होगा, होटल फिनारो का। और पैलेस थिएटर आपने देखा ही होगा, ठीक सिविल लाइन से आइकॉनिक बिल्डिंग्स। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर आपने देखा होगा कि इसका टेरर की कोई कमी थोड़ी ही थी, और पैसे की कमी नहीं थी। अब लोग कहते हैं कि साहब, जो एक शायर साहब हैं जो इनको अपना अब्बा कहते हैं, वो कहते हैं अगर इतना ही बुरा आदमी था, इतना ही बुरा आदमी था, तो संसद में इसको श्रद्धांजलि क्यों दी गई, और विधानसभा में श्रद्धांजलि क्यों दी गई? लेकिन वाकई बड़ी गलती कर दी। तो आप क्या चाहते थे, इसकी फोटो पे जूते की माला पहना दी जाती? ये सभ्य समाज में ये नहीं होता है। हालांकि बहुतों के दिल में यही अरमान था कि इसकी फोटो पे जूते की माला पहनी दी जाए, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है। और ये एक सेरेमोनियल बात अलग होती है, कॉन्डोलेंस चीज अलग होती है। आप याद करें, आप अगर फांसी देखने गएंगे, फांसी के बाद लाश को सैल्यूट किया जाता है, इसलिए नहीं कि वो हत्यारा था, जघन्य अपराध किए थे, लेकिन लाश को पवित्र माना जाता है। और ये एक सांकेतिक चीज होती है कि हम उसको सैल्यूट करते हैं और सलामी शस्त्र दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बेगुनाह था, लेकिन जो शायर महोदय हैं बगल के जिले के, वो कहते हैं वो मेरे अब्बा हैं। तो अगर इतने ही अगर ये विलेन तो थे ही, विलेन तो थे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। सदियों तक अतीक अहमद, क्योंकि वो इकोसिस्टम ही जब खत्म हो गया, और जिन लोगों ने इनको पाला पोसा, ये और जब वो इमरान प्रतापगढ़ी की कविता है, वो बड़ी फेमस, सदियों तक कोई हाँ अतीक हाँ नहीं। हाँ, वो उनकी जो काव्य क्षमता और जो उनकी प्रतिभा है, तो उसको अब मैं कहूँ, मैं नमन तो नहीं करूंगा ऐसी काव्य प्रतिभा को, क्योंकि वो एक तरफा उनके जो कलाम होते हैं, तो मैं नमन तो नहीं करूंगा, क्योंकि कविता और शेर व शायरी मेरे मिजाज में भी नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि वर्दीधारियों को जरा इस तरीके से शेर व शायरी से और रूमानियत से जरा परहेज करना चाहिए। तो लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक ठाक लिखते होंगे, तो ठीक है, अच्छा लिखते हैं। लेकिन जो अतीक के साथ है वो मेरे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, देश के साथ नहीं है। और जिनकी दाढ़ी में, चोर की दाढ़ियों में जो झाड़ झंखाड़ निकल रहा है, तिनका नहीं, झाड़ झंखाड़ निकल रहा है, वो अपने को देख ले कि उनको डर इसी बात का है संजय जी, कहीं ऐसा ना हो बाढ़ का पानी धुरंधर 3 में उन तक के बैंक अकाउंट तक बातें पहुंच जाए, जो कत्ल किए हैं उनके खून के छींटे उन तक पहुंच जाए, और पहुंचेंगे जरूर, देख लीजिएगा। ये अतीक का ये गेस्ट हाउस कांड में क्या रोल था? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, ये मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से मुलायम सिंह जी की सरकार बनी थी। ये बात है सन 93 की, और जून 95 में मायावती जी ने अपना समर्थन विड्रॉ कर लिया, और अपने विधायकों के साथ वीआईपी गेस्ट हाउस में लखनऊ में इन्होंने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। वो मॉल अब एवेन्यू जैसा वाला? नहीं, वो तो वीआईपी गेस्ट हाउस है।
ये एक और है, ये डालीबाग में है। अगर आप फॉरेस्ट जो का कार्यालय है, जो फॉरेस्ट वालों का कार्यालय है, हजरतगंज से जब आप चलते हैं तो वो उसको पहले कहते थे गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस। ये जो आपका अभी बना है राजभवन के बगल में, ये बाद का स्ट्रक्चर है, ये वहां बैठी थी। अब उसके बाद का घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प होता है। अतीक अहमद ने अपने गुंडों मवालियों के साथ गैस के सिलेंडर ले जा करके, प्लान पूरा था कि ले जा करके गेस्ट हाउस को और मायावती जी को वहीं पर स्वाहा कर दे, पूर्णाहुति दे दे बहुजन समाज पार्टी की। सारे एमएलए भी सबको, न रहे बांस न बजे बांसुरी। और ता जिंदगी अतीक और उनके आका उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में संभालते रहे और जरासंध हिरण्यकश्यप का राज्य पूरा जो है मुस्तकिल हो जाए। लेकिन ये होना नहीं था। ये जब गए वहां पर तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो दूसरे एक बहुत कद्दावर नेता थे बीजेपी के, उनको खबर हुई। उन्होंने लोगों से कहा, वो मोतीलाल वोरा महामहिम राज्यपाल के यहाँ गए, उनसे हस्तक्षेप करवाया। मोतीलाल वोरा जी ने मुलायम सिंह जी को बुलाया, उनका देखिए आपके यहाँ जो लाकानूनियत है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए। तो नेताजी ने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, आप मुझे बर्खास्त कर दीजिए। तो उनका बर्खास्ती का लेटर तो ये रखा है, जाने से पहले ये लेकर जाइए। तो नेताजी वहीं बर्खास्त हो गए। मोतीलाल वोरा जी ने फिर मायावती जी को बुलवाया, उनका शपथ ग्रहण समारोह कराया। और शपथ ग्रहण समारोह में मैं उसके बाद क्या हुआ कि मायावती जी ने शपथ ली, मुख्यमंत्री हो गए, और उन्होंने महामहिम मोतीलाल वोरा जी से निवेदन किया कि देखिए मुझे आज रात भर को राजभवन में जो आपके वीआईपी सूट्स हैं उसमें रहने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे गई तो मेरी हत्या निश्चित हो जाएगी। तो मोतीलाल वोरा जी बड़े सरल सहृदय व्यक्ति थे, उन्होंने रहने की व्यवस्था करवा दी। और अगले दिन मायावती जी ने पूरा अमूल चूल परिवर्तन प्रशासन का, पुलिस का जब कर लिया, वरिष्ठ से लेकर नीचे तक, चौकी इंचार्ज तक सबको हटा दिया, अपनी जान पहचान के अफसरों को लगा दिया, विश्वास पात्रों को, तब राजभवन से कहीं अपने घर इतना भय और मतलब एक जिनको आप आयरन लेडी कहते हैं मायावती जी को, उनके प्रति जो इसने कार्रवाई की थी और जो हत्या का प्रयास किया था, आप समझ सकते हैं कि ये कितना दुर्दांत अपराधी था। बहरहाल उसके बाद क्या होता गेस्ट हाउस कांड में भी, मैं ये चाहूंगा दो बातें। आप समझते थे कि लखनऊ का पुलिस प्रशासन अनभिज्ञ था, पूरी तरीके से मिला हुआ था। इतना बड़ा कांड हो जाए और आपके कान में जूं न रेंगे, इसका मतलब आप बराबर के हिस्सेदार थे। जैसे इलाहाबाद के तत्कालीन अधिकारी, मैं सबको जानता हूं, नाम लूंगा नहीं, लेकिन मैं सबको इसमें दोषी मानता हूं कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उसके लिए भी, और जो प्रयागराज में इनका जो साम्राज्य चला उसके लिए भी, इन सबको चार्जशीट होना चाहिए। मैं जब बात करता हूं तो लोग हमसे पूछते हैं कि साहब आप भी तो डीजीपी थे, आपने क्या किया? हमें जब सेवा का मौका मिला तब हमने भरपूर सेवा कर दी, लेकिन मुझे सेवा का मौका अपने करियर के आखिर में जब मैं डीजीपी हुआ, तब जो कर सकता था, मेरे तर्कस में 4 तीर थे, चारों मैंने इनकी छाती में डाल दिए। गैंगस्टर एक्ट, एनएसए 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, तब तत्कालीन आईपीसी, संपत्ति कर ली कुर्क और चलवा दिया बुलडोजर। हाँ, ये जरूर था कि एनकाउंटर नहीं हो पाया, लेकिन एनकाउंटर डीजीपी नहीं कराता है। हाँ, उसकी व्यवस्था कर लेता है कि उसके पहले ही इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। जब आत्मसमर्पण कर दिया, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को भेज दिया संजय जी, तो उसके बाद मुठभेड़ नहीं होती। आप समझ सकते होंगे, एक नैतिकता की बात थी। ठीक है भाई, अब मैं तो यहाँ पर हूँ, डीजीपी को साल भर तो रहता नहीं, मुझे भी महीना भर हो गया, 11 महीने की बात है। शांत रहोगे तो खुश रहोगे, शांत नहीं रहोगे तो फिर ठीक है, जो ब्रह्मास्त्र है न्यूक्लियर ऑप्शन, उसका इस्तेमाल कर दिया जाएगा। ये उन श्रोताओं दर्शकों के लिए कि भाई आपने ताऊ जी क्या किया था, तो ताऊ जी ने ये किया था ना, उसके पहले कभी हुआ था ना उसके बाद। मुलायम सिंह के टाइम पे तो ये पूरा इसका आतंक ना केवल प्रयागराज में चलता था, बल्कि प्रयागराज से दिल्ली तक पूरी इसने अपनी संपत्ति बना रखी थी। अरे 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 अरे, इसको तो चेन्स खड़ी कर लखनऊ रखी में, थी। आप संजय जी पहले ध्यान से सुनिए। इलाहाबाद में तो इसने जब पैलेस थिएटर होटल फिनारो पारसियों की प्रॉपर्टी, जब माननीय सोनिया गांधी जी को फोन करना पड़ा क्योंकि यूपी प्रशासन ने हथियार डाल दिए थे, और उसके बाद लोगों ने कहा कि भैया सारा माल तो लखनऊ में है, लखनऊ जाओ। तो यहाँ आकर के, यहाँ पर जो सुगना बल वगैरह, जो उनके जो अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर्स थे चिकनकारी के और कपड़ा व्यापारी, उनके यहाँ गया, जा करके तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, पैसा वसूली शुरू कर दिया। जब वो आजिज यहाँ पर मतलब क्या काफी कमाई हो गई लखनऊ में, तो भैया यहाँ पर तो क्या सारा माल तो एनसीआर नोएडा में है, वहां जाओ। अब ये नोएडा जाता है। नोएडा आपको मालूम है नोएडा में सबसे पॉश, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, तो नोएडा में सेक्टर 15A है।
तो 15A में ये जाकर के जो CEO नोएडा थे, जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के IAS अफसर थे, उनके घर पे जाकर के इसने गुंडाई की। CEO साहब नहीं थे, नाम लेना ठीक नहीं, उनकी बूढ़ी माता जी थी, तो उसने गमले तोड़े, फर्नीचर तोड़ा, दरवाजा तोड़ा और उनकी बूढ़ी माँ को धक्का मुक्की गाली गलौज की। और ये बेशर्मी, बेहयाई और तब की प्रशासन की नपुंसकता तो देखिए। FIR नहीं लिखा पाए CEO नोएडा साहब, जबकि चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर थे। FIR नहीं हो पाई। अरे उनके क्या, जब कुत्ते से हम हाथ मिला रहे हैं, FIR करेंगे? कोई मजाल है किसी की कोई FIR कर दे? FIR नहीं हुई और CEO साहब अपना सब मुंह लेके रह गया। तो ये तो इसका भय और आतंक था। तो इसके बारे में अब ये कह दीजिए कि इसके बारे में, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा सपोर्ट था, और सपोर्ट इसी को नहीं, जो के पास भी डीप पॉकेट से, आपने सुना होगा सुपर टेक बिल्डर्स नोएडा, ट्विन टावर्स, ट्विन टावर्स को ब्लास्ट करने की बात आपने देखी होगी, पूरी दुनिया ने देखी। तो इसके जो ओनर थे, इसके जो बिल्डर थे, सारे प्लान रसातल में डाल करके, चूंकि सैया भय कोतवाल डर काहे का, उनकी तरफ से यह कि चाहे प्लान मंजूर हो न हो, अप्रूव्ड हो न हो, बायलॉज में हो न हो, ट्विन टावर्स बनने हैं, बन के खड़ा भी हो गया वो पाप की इमारत। तो ये आप जब समझ रहे थे कि जब हमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस करना ही है, तो फिर शर्म कैसी, लिहाज कैसा? पैसा चाहिए, पैसा चाहे किसको भी खून पी करके दो, हत्या करके दो, जबरन धन वसूली करो। और ठसक ये है कि कैसे कह सकते हैं कि ISI से इसके संबंध है? मैं कहता हूं, कैसे आप कह सकते हैं कि ISI से संबंध नहीं थे? शाहगंज थाने में इसका इकबालिया बयान है कि हमारे न सिर्फ ISI से, लश्कर तैयबा से भी संबंध थे, और ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराए जाते थे। संजय जी, आपने बहुत हथियार के लाइसेंसेस दिए हैं अपने करियर में। 455 बोर की जो पिस्टल वो होती है सर्विस पैटर्न, आप समझ सकते हैं कि वो कैनन होती है, इट इज पोर्टेबल कैनन, उसका कारतूस भी इतना बड़ा होता है। और उस कारतूस को 455 बोर की AK-47, RDX, फेक करेंसी, ये सब ड्रोन के जरिए आते थे। और स्लीपर सेल, अब मैं स्लीपर सेल नहीं कहूंगा, स्लीपर सेल बड़ी पुरानी बातें हो गई, आज से 30-40 साल पुरानी। अब स्लीपर सेल के दो पहलू हैं, एक पहलू है सिक्के का स्लीपर सेल, दूसरा है एक्टिव सेल, जो हथियार लाते हैं, ले जाते हैं, क्रियाशील भी हो जाते हैं, और वो सब कर्म करते हैं कि जो कि चरमपंथी करते हैं। एक्टिव सेल की वो भी एक मिसाल है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर महोदय और उनके जो डॉक्टर साहिबान, जिन्होंने लाल किले का ब्लास्ट 10 नवंबर को पिछले वर्ष किया था, उसको कहते हैं एक्टिव सेल। तो अतीत के एक्टिव सेल से ला करके इनको वो हथियार ला के दिए। और अभिप्राय क्या था? उमेश पाल की हत्या करने के लिए इनको चाहिए था। उमेश पाल गवाह थे, जो हत्या हुई थी MLA की, राजू पाल की, उसमें गवाह थे, तो उनकी हत्या के लिए इतनी प्लानिंग की गई थी। और हत्या जब करता था तो हत्या क्या करना, देखिए, एक स्नाइपर है, वो एक गोली मारता है, जो अनाड़ी होगा वो 2-3 गोली मारेगा। लेकिन ये जब आपने देखा होगा कि जैसे गुड्डू बमबाज हर तरफ बम फेंकता था, तो एक भौकाल मचाने के लिए, धुआं, आवाज, चिथड़े, दीवारें टूट रही, आतंक फैलाना है उसको। हाँ, आतंक फैलाना, तो बमबाजी करना। तो बमबाजी, गुड्डू बमबाज बमबाजी करे, उसके बाद इनका बेटा असद जाके गोली मारे, उसके बाद असद साहब का भी हिसाब हो गया, वो भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, तो दोनों का ही हिसाब हो गया। अब बात आती है अतीक और उनके गुर्गों की, उनके गुर्गे, उनका साम्राज्य। अब इनके घर की जब तलाशी होती है, घर की तलाशी में संजय जी मिलते हैं क्या? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस, मेड इन पाकिस्तान कार्ट्रिजेस। और जबकि इसका घर सिविल लाइंस पे कम से कम 4 दुकानें मैं बता सकता हूं, जो कि बिल्कुल 5 किलोमीटर की परिधि में है, ये वहां से खरीद सकते थे। लेकिन जो मजा पाकिस्तान के कारतूस चलाने में है, जैसे आपने देखा होगा, एक मिजाज ऐसे लोगों का जो एंटी नेशनल होते हैं, आप इनके शादी वलीमे में कभी जाइए, मुझे तो बहुत मौका मिलता है, तो जो लुत्फ पाकिस्तान के फिल्मी गाने सुनने में है, वो हिंदुस्तानी गाने सुनने में थोड़ी है। जो मजा गुलाम अली के नगमे सुनने में है, और ये जो है फरीदा खानम या कौन, ये नूरजहां के कलाम सुनने में है, वो आशा भोसले, लता मंगेशकर के कलाम, वो गाने सुनने में थोड़ी है, तलत महमूद के गाने सुनने में थोड़ी है, गजलें सुनने में। वो तो मेहदी हसन और गुलाम अली, इनके नगमे सुनने में जो लुत्फ है, इसी तरीके से जो लेडीज हैं उनका भी है। हिंदुस्तान से अच्छा कपड़ा कहीं मिलेगा नहीं। ये साहब लाहौर की मीना बाजार से हम सलवार सूट लाए हैं, मालूम पड़ा कि हाँ 30% लाहौर से मीना बाजार के कपड़े लेकर के आए हैं, और उसी पे ठसक उस बात की। और खैर, अब वो तो बात हो गई उनकी जो है माइंड के फिक्सेशन की, माइंड के इलाज की।
ये जो पाकिस्तान का है वो बहुत ही अच्छा है। और अतीक मियाँ की तो बात और है, लेकिन जो जो खतरनाक चीज है संजय जी, आईएसआई के टेंटिकल्स बिहार, उत्तर प्रदेश और सिर्फ अतीक तक जी सीमित नहीं है, ये और तमाम लोग उसमें शामिल हैं। और ये तमाम लोगों में अगर आप देखें इनका नेक्सस और नी डीप जब जाते हैं, जाकिर नायक को जो प्रोपेल किया इन लोगों ने, जाकिर नायक जो फीचर जब भगा हुआ है मलेशिया में, तो हमारे बड़े कांग्रेस के नेता जिन्होंने बर्नी साहब की किताब को डॉक्टर वो बर्नी साहब की किताब का 26/11 एक षड्यंत्र, जिसकी किताब का विमोचन बाद में माफी नामा भी लिखा उन्होंने, क्या मजबूरी थी? और हमारे बड़े नेता ने जाकर के विमोचन किया, तो ये एक मिनट, आपको आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, वो जो जी हाँ, 26/11 आरएसएस की साजिश जो किताब थी, जी तो जी जी। 26/11 को वो कांड हुआ था और मुंबई चरमपंथी दो हमला, जी हाँ, दो 2 दिसंबर को तो किताब का विमोचन हो गया था। जी हाँ। 6 दिसंबर को किताब का विमोचन दिल्ली में हुआ, बाद में इन्होंने माफी मांगी और आरएसएस की साजिश, बाद में एक फुल पेज और माफी भी ऐसी जो कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अर्ध सत्य। मैं चूंकि देश की भावना का सम्मान करता हूं, तो देश की भावना के कारण मैं माफी मांग रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं तथ्यात्मक रूप से मुझसे कोई त्रुटि हुई है, मुझसे कोई खता हुई है, उस पर नहीं है। चूंकि देश की भावना है, माफीनामा अगर आप देखें तो और ज्यादा आपके अंदर जो है प्रकाश उपलब्ध होगा आपको। बहरहाल इन्होंने जो बेशर्मी दिखाई और हमारे नेताओं ने जो आईएसआई को, जाकिर नायक को अमन का फरिश्ता और जाकिर नायक को प्लेटफॉर्म दिया नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, ये कहा कि अमन के फरिश्ते। तो आप क्या जो रेडिकलाइज कर रहा है, और रेडिकलाइजेशन के ऊपर मैं चाहूंगा जो आपके दर्शक ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इन चीजों का पूरा वृतांत ये एक पुस्तक में दिखा रहा हूं, रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। ये जरा देख लें, अगर जो और भी इंटरेस्टेड हो तो इसमें सारी डिटेल है, क्योंकि नहीं है, लेकिन आपके दर्शक क्योंकि बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है, तो मैंने कहा कि उनको ये दिखा। ये पुस्तक किसकी, आपकी लिखी हुई? अरे नहीं नहीं नहीं, अभिनव पांड्या है, अभिनव पांड्या, रेडिकलाइजेशन इंडिया। मैंने इसके कोई किताब में, आई इंटेंड राइटिंग, मैं लिखूंगा जरूर। ये अभिनव पांड्या की है, रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लेनेशन, ये लिख अभिनव पांड्या। और भी किताबें दिखाऊंगा मैं आपको इस बीच में आईएसआई के ऊपर, जो बहुत अच्छी मास्टरपीसेस है, क्योंकि इनकी जो है चुट्टापना जो है पूरी तरीके से एक्सपोज होना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे आखिर इन्होंने कितने नेताओं को वर्गलाया, और हमारे ये बड़े नेता, इनके आदर्श सूचक शब्द, मैं तो कभी कभी इतना स्तब्ध रहता हूं कि कदाचित क्या हमने अपने पिताश्री के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किए हैं? उसामा जी, हाफिज जी, बस परम पूज्य नहीं कहा, बाकी सम्मान के प्रति तो ये मालूम पड़ा कि गर्दन बिल्कुल नतमस्तक घुटने तक आ गई है फर्शी लगाने में। आप इलाहाबाद के, आपको मालूम होगा कि फर्शी किसे कहते हैं, ये फर्शी लगाने की बिल्कुल मजबूरी क्या बिल्कुल। थी? तो जाहिर है कि कोई ना फर्शी कोई सलाम। फर्शी सलाम, ये फर्शी सलाम आप लगाने की वजह क्या है आपकी? मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रैगिंग झेली है सर। जी जी जी, पता है। सही सही, जी। तो ये बताएं कि ये जो आईएसआई का जो पेनिट्रेशन है, अब ये हम देख रहे हैं, ये धुरंधर वाला जो इसका जो कथानक है कि किस तरह से किसी को भेजा जाता है और वो पेनिट्रेट करता है और आईएसआई का ये करता है। अभी अभी एक लेटेस्ट जो किस्सा आया है कि साहब बांग्लादेश से वो शब्बीर अहमद लोन साहब थे और उनको जो है वो ल्योर करके और ले आया गया बॉर्डर तक, और फिर बॉर्डर से उठा लिया गया उनको, और अब जनाब जो है वो हिरासत में है, उनके ऊपर यूएपीए एनएसए वगैरह जो भी लगना है वो सब लग रहा है। तो ये पहले हुआ करता था क्या, या अभी ये? पहले से ज्यादा होता था, पहले से ज्यादा होता था। एक किताब में फिर दिखा रहा हूं ये, अच्छी तो रेडलाइज, एक और है आईएसआई के ऊपर। जो लोग और आपके दर्शक आईएसआई के ऊपर, ये बड़ी अथॉरिटेटिव किताब है, फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान। राइटर है, जर्मन राइटर है, हाइन एच केसलिंग, और ये 30 साल इन्होंने इस किताब पे काम किया है। तो एक मास्टरपीस है। अब हम बात करते हैं आईएसआई एंड इट्स फेडरेशन। आईएसआई तो एक रोग और एक बहुत ही क्रिमिनलिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और जो बची कुची कसर थी क्रिमिनलिटी में, वो पूरी हो गई जब यूएसएसआर ऑपरेशन चल रहा था। तो इनको सीआईए और अन्य ऐसी रोग एलिमेंट्स के साथ इनको साथ मिल गया, तो टेक्नोलॉजी का लाभ मिला।
आप जब पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पहला आईएसआई का ऑपरेशन तभी हुआ था जब दिल्ली में कुछ गुजरात के डायमंड मर्चेंट्स को ल्योर किया गया, और ये जब 18-20 आए तो इनको बड़ी खूबसूरत लड़कियों से एंस्नेयर कराया गया। फिर मालूम पड़ा कि गुजरात के जितने मर्चेंट्स थे इनकी किडनैपिंग हो गई। जब किडनैपिंग हो गई तो बड़ा सेंसेशन होगा क्योंकि बहुत बड़ी फैमिलीज के थे, और ये 4 दिन बाद लौट के आए और गेस कीजिए कितना रैंसम मनी इन्होंने दिया। इट वॉज एन आईएसआई ऑपरेशन, और ये हनी ट्रैप हो गए थे, और इन्होंने सस्ते के जमाने में करीब 70 करोड़ रुपए दिए थे। 70 करोड़ उस जमाने में, आप मान लीजिए कि ये आज से 75 की अगर ये बात होगी, 76 की बात हो, आप समझ सकते हैं कि आज के जमाने में उसकी वैल्यू क्या होगी। रही आईएसआई का पेनिट्रेशन, तो आईएसआई तो एक तरीके से स्लो पॉइजन है और एक वायरस है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि इसकी जो आप बिहार को देखिए, नेपाल को देखिए, और आप इंडिया को देखिए, तो इसमें पीएफआई हो गया, इस तरीके के और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंडियन मुजाहिदीन हो गया। मैं आपको ले चलता हूं कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार गवर्नमेंट को एक मैसेज दिया था और इंटेलिजेंस अलर्ट दिया था, मौलाना मोहम्मद जायस। और ये जायस साहब जो थे, ये जनकपुर पुलिस स्टेशन, ग्राम लोहाना, धनसुआ डिस्ट्रिक्ट, नेपाल के रहने वाले थे। वहां पे इन्होंने लगभग उस जमाने में, आज से 20 साल पहले, 1 करोड़ रुपए लगा के मस्जिद, जिसमें अंडरग्राउंड रहने के रुकने की व्यवस्था बनाई। और इनकी एक्टिविटीज ये बताते थे कि मुंबई भी आते थे और वहां पर अवांछनीय लोगों से मिलते थे। और नेपाल का एक मुस्लिम संघ था वहां पे, सप्तरी डिस्ट्रिक्ट नेपाल में, और वहां के मेंबरान को एंटी इंडिया ट्रेनिंग देते थे। मुंबई आकर के नेपालियों को ट्रेन करते थे। अब आप कहेंगे भाई इसकी रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है, अब आप इसको गौर से सुने। मिर्जा दिलशाद बेग नाम फेमिलियर लगा आपको? जी मिर्जा हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दिलशाद, हाँ, हम्म, गोरखपुर के रहने वाले, मेरे जिले के। और ये चले गए नेपाल, और नेपाल जाकर के इन्होंने थोड़ा पॉलिटिक्स की, लेकिन पॉलिटिक्स तो बाद में की। पहले ये चोरी कराते थे कारों की, और कार जो चोरी होके जाती थी उनको कटवा करके इन्होंने अपना धंधा शुरू किया। उसके बाद ये ड्रग्स में आए और आईएसआई में आ गए। आईएसआई में जब आ गए तो आईएसआई के पूरे सपोर्टर हो गए, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, और जाकर के वहां पर पार्लियामेंट पे एक बहुत ऊंचा ओहदा मिला। लेकिन अब लोग कहते हैं कि बबलू श्रीवास्तव का एक लड़का था, मंजीत सिंह उर्फ मांगे सरदार, लखनऊ का रहने वाला, उसने जाके चिटका दिया, किसी या किसी अननोन गनमैन ने चिकना दिया। मांगे सरदार कहना कि नहीं, हमने नहीं किया था। बहरहाल ये इंडियन होते हुए भी एंटी इंडियन एक्टिविटीज में पूरी तरीके से ये शामिल थे। और वहां से जाकर के, चाहे फर्जी करेंसी हो, और फर्जी करेंसी के साथ साथ ये जाकर के वहां पर ये तमाम इस तरीके की एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते थे। ड्रग्स हो तो क्या, और आईएसआई के एक तरीके से मान लीजिए चलता फिरता दफ्तर था मिर्जा दिलशाद बेग। और बिहार को इन्होंने जो केंद्र बिंदु बनाया, तो बिहार में एक शाहिद अली खान थे, 2014 में एसएसबी ने इनको पकड़ा था। और इंडियन मुजाहिदीन के अख्तर और मंसूर साई, 2 लोगों के साथ इनके संबंध बताए गए थे। लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने इनको क्लीन चिट दे दी। अब शहाबुद्दीन की बात हम लोग अलग से करेंगे। असगर अली, इनके बारे में बताते थे कि ये वार्ड लेवल के नेता थे, और ये भी आईएसआई एक्टिविटीज नेपाल सॉइल से करते थे। अथर परवेज और फुलवारी शरीफ मॉड्यूल जो 2022 में पटना में पकड़ा गया था, और जब पकड़ा गया था तो आप याद करें, ये पीएफआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड, और पीएफआई से इन्फ्लुएंस होकर के 2047 में ये भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का इनका पूरा प्लान था। अब ये सब चीजें तो हो गए, 4 खाने नहीं 8 खाने चित हो गए। लेकिन हम 2 नाम आपको बताएंगे और उनकी एक्टिविटीज के बारे में। एक शहाबुद्दीन की हम लोग थोड़ी बात कर लें। और जी शहाबुद्दीन जी, क्योंकि शहाबुद्दीन एक वो ऐसा एक नेता था जिसके बारे में न सिर्फ उसको पॉलिटिकल सपोर्ट पूरा मिला था। मैं याद दिलाऊंगा कि आप ही की तरह कर्मठ ईमानदार एक बिहार के डीजीपी थे, श्री डीपी ओझा साहब, आप मिले जरूर होंगे उनसे। उनका पूरे भारत में बड़ा नाम है। उन्होंने 100 पन्ने की एक रिपोर्ट बना करके दी कि किस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन आईएसआई का पूरा पिट्ठू है, और वो पूरी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में संलिप्त है। और डीपी ओझा की रिपोर्ट में इसकी, क्योंकि इनके घर पे जब रेड हुई, जो चीजें कम आती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसमें पाकिस्तानी हथियार मिले थे। और 2005 में जब रेड हुई थी, एसपी रत्न संजय और डीएमसी के अनिल ने, दोनों ने जब रेड किया था, तो AK-47 असॉल्ट राइफल, नाइट विजन गॉगल्स का क्या मतलब, वो तो कॉन्ट्रोबैंड चीज है, वो भी इनके यहाँ मिला था। और कारतूस और स्टैंप्स जो मिले थे वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, जैसे अतीक भाई के घर में मिले थे।
तो जैसे अतीक भाई के घर में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिले थे, वो इनके यहाँ मिले थे। अब आईएसआई ऑपरेशन नेपाल में क्या था? शहाबुद्दीन का काठमांडू और वीरगंज के आईएसआई ऑपरेटिव से कड़ा संबंध था, और ये सब डीपी ओझा साहब की किताब में पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड था। टेरर नेटवर्क में इन्होंने कहा कि ये लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और उनके जरिए AK-47 की सप्लाई इनको होती रहती थी। अब दिल्ली पुलिस की एक चार्जशीट है 2001 में, उसने शहाबुद्दीन को इसी तरीके के अपराधों में संलिप्त देखा गया था। डीजीपी की रिपोर्ट में यह भी दिया था, और डीजीपी की रिपोर्ट होने के बाद इनको, आप बताइए क्या होगा? पद्मश्री में नाम भेजा गया होगा डीपी ओझा साहब का, उनको हटा दिया गया। हटा दिया गया। हाँ जी, उन्होंने हिमाकत कैसे कर दी, हिमाकत कैसे कर दी कि आपने शहाबुद्दीन भाई के खिलाफ आपने एक रिपोर्ट, और वो भी अकाट्य साक्ष्यों के साथ कर दी। आपने हिम्मत कैसे की उनकी तरफ देखने की, और उनको हटा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर डीपी ओझा साहब को भी सोचता है, मैं समझता हूं कि बड़ा क्रांतिकारी काम किया, और ये 4 बार के एमपी रहे हैं, लेकिन इनकी मौत कोविड में मई 2021 में हो गई। लेकिन हमारे देश की जो त्रासदी है संजय जी, ये डीपी ओझा एक तो वैसे भी कई दशकों के बाद एक पैदा होता है, उसने रिपोर्ट भेजी, उतना साहस किया, और उनको पद से हटा भी दिया गया। अब इसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि कोई एक्शन लेगा शहाबुद्दीन के खिलाफ, कोई एक्शन लेगा? फूल बाबू के केस में जैसे उसने जाके परिवार वालों को तेजाब से नहला दिया, जब निकलता था तो जिससे चाहे पैसे वसूल कर ले। तो ये आपके आईएसआई की एक्टिविटीज का पूरा प्रमाण और प्रसाद, हथियार इनके यहां से मिले, मैंने एक्टिविटीज स्वयं इनके देखा पास। है। अच्छा, मैंने कैसे? स्वयं देखा है। अच्छा। मेरी मीटिंग हुई थी उसमें, ऑब्जर्वर महाराजगंज, हम्म। हेडक्वार्टर मेरा छपरा था, लेकिन महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के हम्म, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो सीवान की थी, सीवान जिले हम्म, की। तो जी। उस सिलसिले में सीवान के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थे, उनसे मिलने के लिए जाना पड़ा था। तब हमने सीवान में शहाबुद्दीन का आतंक देखा था। ये 1999 लोकसभा इलेक्शन की बात है। ओह अच्छा, मेरा भी ऐसा एक्सपोजर था इन्हीं के साथ उसी दौरान। तो फिर आपके आमना सामना हुआ था इनसे? नहीं, आमना-सामना बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने पूरे सीवान में शहाबुद्दीन के अलावा एक भी किसी और का पोस्टर नहीं देखा, और लोगों ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि शहाबुद्दीन के सामने पोस्टर लगा दे, मारा जाएगा अगले दिन। कोई बचा नहीं सकता। जो बताया था साहब की तो इसने तो एसपी के ऊपर ही गोलियाँ चला दी थी। एसपी साहब बाल-बाल बचे थे। आप सही कह रहे हैं। मैं आईजी बनारस था, एक बॉर्डर मीटिंग बिहार के साथ होनी थी, तो मैंने सूर्य कुमार शुक्ला ददन एसएसपी वाराणसी को भेजा कि तुम फोर्स के साथ जाओ, क्योंकि ऐसे में चले जाना कि अपने एम्बेसडर में एक गनर बैठा लो, चले जाओ, ये थोड़ा इलाका सीवान वाला है, थोड़ा खतरनाक लोग हैं वहां। तो वो पूरा एक, मैं समझता हूं कि एक सेक्शन पीएसी के 2 सेक्शन पीएसी लेकर के गए थे। जब वहां बैठे तो एकदम से शाम को फोन आता है सूर्य कुमार शुक्ला का, अरे सर यहाँ पे तो ये शहाबुद्दीन ने हमला कर दिया डाक बंगले में, और गोली चला रहा है ऑटोमेटिक वेपन से, तो मैं क्या करूं? हमने कहा गोली का जवाब दो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, धारा 96 से 106 इंडियन पिनल कोड, कि अपने या दूसरे की हिफाजत के लिए न्यूनतम बल प्रयोग करो, और मारा जाता है तो फिर चूकना मत, मत चूको चौहान, ये स्वर्णिम मौका है। लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ा शहाबुद्दीन को कि गोली का जवाब आना शुरू हो गया है, तो उसके किसी मुखबिर ने बता दिया कि साहब ये बिहार वाले नहीं, ये यूपी पुलिस आई हुई है बॉर्डर मीटिंग में, ये वो जवाब दे रहे हैं, और इनके पास एरिया डोमिनेशन वेपन्स भी हैं, जिसमें लाइट मशीन गन भी है, ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं, AK-47 है। आज साहब खतरा, तो ये तुरंत दुम दबा के भाग गया। तो दम तो था नहीं, राजनीतिक संरक्षण के कारण ये बहुत बड़बोलापना करता था। तो संजय जी, आप स्वयं देख रहे हैं कि इनके कोई कलेजा नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण इनको कहां से कहां पहुंचा दे, ये हो गए शहाबुद्दीन। अब इसके बाद जैसे आपने इनको देखा, और इनकी एक्टिविटीज अगर आप देख लें, तो ये आप भी देखेंगे कि आर्म सप्लाई, AK-47 जो इन्होंने अपराध में, वो पाकिस्तान आईएसआई एजेंट्स आते थे, इस पे कुछ संदेह की बात नहीं है। टारगेटेड किलिंग, और टारगेटेड किलिंग वगैरह की ये तो करते ही थे, और जबरन धन वसूलना। तो इसी के बॉर्डर पे अगर हम आ जाए संजय जी, तो थोड़ा अगर हम लोग इनकी बात ना करें, मुख्तार अंसारी भाई की, तो फिर बात हमारी कंप्लीट कैसे होगी? थोड़ा जी हाँ, जी मुख्तार हाँ। अंसारी पे मुख्तार चर्चा किया अंसारी जाए। तो वो एक तरफ अतीक, बीच में मुख्तार अंसारी और एक तरफ शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन, बिल्कुल सही बात है। और एक और साहब वहां पे बड़े खिलाड़ी थे, तस्लीमुद्दीन साहब, जो 9 दिन के लिए स्टेट होम तस्लीमुद्दीन मिनिस्टर साहब, बने। हाँ, सीमांचल वाले। बिहार के। जी हाँ, जी हाँ, सीमांचल वाले, जिनके ऊपर दर्जनों केस थे।
वो भी 9 दिन के लिए देवी गौड़ा गवर्नमेंट में स्टेट होम मिनिस्टर बने थे। और स्टेट होम मिनिस्टर बनने के बाद उनको जब लोगों ने कहा कि साहब आप, जब उन्होंने जाते ही पहला काम किया तस्लीमुद्दीन ने मालूम है, उन्होंने कहा कि पहले इस क्राइम की जो उनके रिलेटेड थी वो फाइलें ले आओ। तो वहां की जो ट्रेडिशन होता है कि आप खुद मुलजिम है, आप ये फाइल समन नहीं कर सकते हैं, ये फाइलें आपको नहीं दिखाई जाएंगी। बात कर ऊपर पहुंची कैबिनेट सेक्रेटरी तक, कैबिनेट सेक्रेटरी ने बात प्रधानमंत्री से की, अंततोगत्वा इनको हटाया गया था। तो तस्लीमुद्दीन साहब का भी एक बहुत बड़े स्टार प्लेयर थे, जिनकी चर्चा अगर ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। तस्लीमुद्दीन की तो बात करनी ही पड़ेगी। अब हम आते हैं मुख्तार अंसारी जी के ऊपर, क्योंकि उनकी बात करना जरूरी है। लोग कहते हैं कि नहीं, वो आईएसआई से उनका कोई संबंध नहीं था। वास्तविकता यह है कि जी न्यूज ने कहा था कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड AK-47 और इनके पास जो स्वचालित हथियार हैं, और वैसे भी इन्होंने कृष्णानंद राय की हत्या करने के लिए बाबूलाल यादव गनर और मुन्नर यादव को भगोड़ा बना करके LFG इस क्यों मंगाए, जिससे कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ कार को भेद करके उनकी हत्या करा दी। उन्होंने मुन्ना बजरंगी को कमीशन किया, ऑटोमेटिक वेपन दिलवाए, जो ईरान की ऑटोमेटिक राइफल है उसका इस्तेमाल कराते हुए, क्योंकि LFG तो पकड़ ली थी शैलेंद्र सिंह ने। शैलेंद्र सिंह जो डिप्टी SP यूपी का था, तत्कालीन हमारे बड़े नेता, जो कभी लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, उन्होंने जोर दबाया कि नहीं, टाडा हटाओ, दूसरा ये करो कि ये LFG नहीं शो करनी है। तो इतना प्रताड़ित किया कि शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा भी दिया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कृष्णानंद राय एक कुश्ती का मैच का उद्घाटन करने गए थे और घेर करके बताते कि वहां हजारों गोलियां चली। कृष्णानंद राय के शरीर से भी सैकड़ों गोलियां बरामद हुई और मुन्ना बजरंगी ने उनकी शिखा यानी चुटिया काट करके दिखाया। और मुख्तार अंसारी ने कहा कि बड़ा बुरा हुआ, कृष्णानंद राय स्वांग, बड़ा बुरा हुआ, कृष्णानंद राय की हत्या हो गई, उसकी चुटिया भी काट ली, जय श्री राम। ये ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है ये। आप समझ सकते हैं कि कितना पाशविक कृत्य किया उसने, और यहीं पे खत्म नहीं हो गया। उसके पहले जो कम लोग जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद काशी का जो प्रेसिडेंट था नंद किशोर रुंगटा, नंद किशोर रुंगटा को पकड़ा और उससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी। जब फिरौती संजय जी नहीं मिली तो ये बताते हैं कि उसकी भी हत्या करके और उसके मतलब गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जब गंगा जी में प्रवाहित कर दिया तो ये भी कह रहा था कि नंद किशोर रुंगटा इतना डर गया था, भाई शरीफ आदमी तुम्हारे ऐसे पशु को देख करके डर ही जाएगा, कि उसने अपनी पतलून गंदी कर दी थी। इतना बड़ा चीप था कि ये भी बात उसने किसी से अपने सहयोगी से कही। अब हम बात करते हैं, अब आप देखिए किसको टारगेट कर रहा है। कृष्णानंद राय, नंद किशोर रुंगटा और एक और बहुत बड़ा परिवार है काशी का, जो कि इसी तरीके से सनातन के कार्यों में लिप्त है, बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, नाम लेना उचित नहीं है। उनको टारगेट किया फिरौती का, लेकिन वो परिवार व्यापारी परिवार है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि आपको हत्या करनी है हत्या कर दीजिए, अपहरण करना अपहरण कर लीजिए, लेकिन पैसा मैं एक नहीं दूंगा, पैसा मैं एक नहीं दूंगा। खैर पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया, मेरे टाइम में भी प्रोटेक्शन था, और प्रोटेक्शन उनको काफी वर्षों वर्षों तक उनको मिला। लेकिन वो टारगेट किसको करता था, जो सनातन के कौर, कृष्णानंद राय बीजेपी, नंद किशोर रुंगटा VHP, ये जो परिवार था, ये सनातन किसी का सदस्य भले ही हो या ना हो, लेकिन पूरी तरीके से सनातन का एक प्रतीक माने जाते थे, सनातन के बहुत बड़े एक तरीके से सेवा कार्य में सदैव जुड़े रहते थे। ऐसे लोगों को टारगेट करना। लेकिन अब उसके बाद मुख्तार अंसारी साहब जो हैं, पूरे उनके काशी में स्वचालित हथियार, जमीनों पे कब्जे, और 2005 में कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई, फेक करेंसी में बहुत नाम आया धुरंधर 3 में। तो संजय जी इसको हम लोग भूल न जाए, फेक करेंसी एक बहुत बड़ा ISI का रैकेट था, उसमें इनका तो खुल के नाम आया, मुख्तार अंसारी साहब का। आप ये समझ लें कि अगर शहाबुद्दीन का नाम खुल के आ रहा है, मुख्तार अंसारी का अगर आ रहा है, तो आप क्या कॉमन सेंस कहता है कि बहती गंगा में अतीक भाई हाथ नहीं धोएंगे? इतना वैभव केवल धन की वसूली और जाफर शरीफ के दिए हुए ठेकों से आएगा क्या? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बातें प्रकाश में अंसारी के खिलाफ आई हैं कि एक्सटॉर्शन, फॉरेन एंटिटी से इनको वेपन्स का मिलना और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, 60 से अधिक केसेस इनके ऊपर हैं, 60 से अधिक केसेस मुख्तार अंसारी के ऊपर है, और कई में सजा भी हो गई। ये प्रशांत कुमार DGP के टाइम की बात है, और ये हो गई। अब इसके उपरांत अगर आप देखें, मैंने आपको बताया कि नंद किशोर रुंगटा, कृष्णानंद राय और इसके अलावा कितनों किसने हत्या की।
आदमी को भगोड़ा बना करके लाइट मशीन गन बरामदी करा प्राप्त करने की। और इसका जो शूटर था मुन्ना बजरंगी, आपने नाम सुना होगा, जो कि जेल में जिसकी हत्या हो गई। तो मुन्ना बजरंगी के जरिए ही कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। और मुन्ना बजरंगी की जो बातचीत हो रही थी वो पूरी तरीके से रिकॉर्डेड थी। और उसके बाद अगर आप समझ सकते हैं कि इसका क्या भय और आतंक रहा होगा। लेकिन अब आप फेक करेंसी की बात चल रही है, तो मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि फेक करेंसी का रैकेट कैसे और कहां से चला। आप अब आ जाएं महाराष्ट्र में। जी। महाराष्ट्र में आपकी ये है आपका जो अब्दुल करीम तेलगी, जो स्टैंप और हाँ काउंटरफीट हाँ हाँ हाँ। नोट्स तैयार करता है। तो अब्दुल हम्म, करीम तेलगी ने नासिक सिक्योरिटी प्रेस का इसने जो नीलामी होती है, तो ओल्ड ऑब्सोलीट मशीन्स के लॉट्स खरीद लिए सब एक साथ। उद्देश्य मशीन खरीदना नहीं था संजय जी, उद्देश्य ये था कि उनको डिसमेंटल करके दोबारा पाकिस्तान आईएसआई को भेज देना। आईएसआई ने वो मशीनें वहां की जा करके लगाई। और उसके बाद जो डाई और इंक वगैरह होती है वो उन्होंने आउटसोर्स करके उसी चैनल से जिसपे कि हमारी सिक्योरिटी प्रेस से आते थे, बहावलपुर पाकिस्तान में इन्होंने वो प्रिंटिंग प्रेस डाली। और उसके जरिए नकली नोट खूब छपा धड़ाधड़ छपने लगे। अब आप यहां आइए, इंडो नेपाल बॉर्डर पे, जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ इंडिया में स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, पाकिस्तान में हबीब बैंक है। और जी। नेपाल के राष्ट्रीय बैंक और हबीब बैंक ने मिल करके एक और बैंक बनाया, विलय करके एक और, हिमालयन बैंक। और हिमालयन बैंक की शाखाएं इंडो नेपाल पूरे बॉर्डर पे करीब लगभग 1200 किलोमीटर पे हिमालयन बैंक की शाखाएं खुली। उद्देश्य व्यापार करना नहीं था, या वहां पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं था, बल्कि जो नकली करेंसी बहावलपुर पाकिस्तान से नेपाल आ रही थी उसको भारत में एक के मुकाबले 3 या 4 जैसे रेट लग जाए उनको इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करना था। ये बड़ा वेल स्ट्रक्चर था, आप समझ सकते हैं। दो बैंकों का विलय होना, हिमालयन बैंक का बनना थ्रू राष्ट्रीय बैंक ये एंड किस वर्ष में हबीब। हुआ था? ये हो गया था आपका 1995 में, ये हो चुका था 1996 में। ओके। तभी आप देखें पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पे असंख्य मदरसे और मस्जिदें, इबादत के लिए नहीं, मुस्लिम पॉपुलेशन 1% भी नहीं, लेकिन मदरसे और मस्जिदें ऐसे बन गई जैसे मालूम पड़ा कि पूरे बैरक्स के बैरक्स बन गए। इसको फ्लैग किया गया, लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल और स्टेट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि योगी बिल्कुल जी ने तो सारे बंद करवा दिए, सुना? योगी जी ने तो कर दिया, चौरस कर दिया बिल्कुल। हिंदुओं को भी बंधक बनाने की पूरी कोशिश तब कर ली गई थी। योगी जी ने इनको सबको ध्वस्त कर दिया, इनको मटियामेट कर दिया। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कोई औचित्य नहीं कि जहां पर 1% पॉपुलेशन भी मुस्लिम्स की नहीं है और वहां सीरीज में बड़ी बड़ी मस्जिदें, लगता है मिडिल ईस्ट का सारा पैसा ये जो आपका नकली फॉर करेंसी FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, उनके जरिए इनका निर्माण हुआ है। और चाहे एक बन जाए, लेकिन आपकी सीरीज पूरे राइट अक्रॉस द बॉर्डर अगर बने तो वो दरअसल इबादत घर नहीं, ये शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि वो सेफ हाउसेस थे संजय जी। वो सेफ हाउसेस बने थे चरमपंथियों के लिए, जिनके जरिए मानव तस्करी, फेक इंडियन करेंसी, नाजायज हथियार, ड्रग्स आदि का स्मगलिंग होती रहे। ये तमाम चीजें होती रही, लेकिन और SSB के तमाम अलर्ट्स के बावजूद दोनों गवर्नमेंट से तत्कालीन ने कोई काम खास किया नहीं। लेकिन अब जब योगी जी आ गए हैं, योगी जी ने और केंद्र सरकार ने बड़ा प्रभावी काम किया है। SSB को अपग्रेड किया है, उसके इक्विपमेंट को अपग्रेड किया है, उनकी ट्रेनिंग को दूसरे लेवल पे ले गए हैं। और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है संजय जी। तो इसको अब आप देखेंगे कि ये चीजें खत्म हो गई। और धुरंधर 2 में जो दिखाया है कि इतना ज्यादा लोगों ने निवेश किया, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जब नोटबंदी हो गई तो इसको कहते हैं कि इसको पीठ पे किसी ने ऐसा चाकू नहीं, पीठ में लगता है गणासे से काट के बराबर कर दिया और आत्महत्या कर ली। और वो सही भी उसमें है, ये भी रियल लाइफ। दिखाया कि वो अतीक के माध्यम से ही पैसा खपाने का सारा इंतजाम कर रहे थे। जी 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 जी, वास्तविकता ये है। योगी जी। अतीक, हाँ अतीक तो भी थे, और अतीक के अलावा छोटे छोटे अतीक भी थे राइट अक्रॉस द बॉर्डर, और जिनको वैसे जहां अतीक जो है वो बॉर्डर के पास ही रहने वाला था, शायद बहराइच बहराइच का। नहीं नहीं, बहराइच का नहीं था। ये देखिए एक तिकड़ी जो बनी थी, शहाबुद्दीन बिहार ले लीजिए, तस्लीमुद्दीन ले लीजिए, ये बिहार का हुआ। अब आ जाइए गाजीपुर, आ जाइए गाजीपुर के बाद आप आ जाइए इलाहाबाद। इलाहाबाद, बहराइच और महाराजगंज, इसमें कोई डिस्टेंस थोड़ी है। ये बिल्कुल मान के चलिए कि इंडो नेपाल बॉर्डर से। और आप क्या बात कर, मैं तो इलाहाबाद में पूरा पढ़ा लिखा हूँ। हम लोग जब छोटे थे, अरे भाई वो जरा विंगसुंग और किनसिन 2 चाइनीज कलमें आती थी उस जमाने, वेरी गुड पेन्स, छाते बड़े सस्ते मिल जाते थे, ट्रांजिस्टर रेडियो से टेप रिकॉर्डर, क्योंकि चलो बीरगंज होते हुए नेपालगंज चलते हैं, नेपालगंज में सब सामान मिलता था। तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी रूटीन,
कि हम लोग पिकनिक बनाने चले गए और वहां जाकर के नेपाल के नूडल लेते आए, किनसिन और विंगसुन 2 कलमें हुआ करती थी। ये बड़ी पुरानी बात है। तो अब इनके लिए नेपाल से जाके फेक करेंसी लाना कोई बड़ी चीज नहीं है। फेक करेंसी ले आना, उसको इंडिया में चलवाना, और आप इसको छोड़ दीजिए, कुंभ मेले के दौरान जब आईएसआई नहीं, जब इलाहाबाद के 2 मदरसों से प्रयागराज के नकली नोट छाप करके चलाने का काम हो रहा था, तो आईएसआई प्रायोजित अगर नकली नोट का काम चल रहा है, तो ये कोई बड़ी चीज थोड़ी ही है। ये तो बिल्कुल ही ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था संजय जी, कि इन्होंने इसका पूरा लाभ लिया। लेकिन इन्होंने कितना भी किया, सरकार ने इनके 14,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत। लेकिन 14,000 करोड़ वैसा नहीं था। कानपुर में जब ये अपना नामांकन भरने गए थे, आप आज भी नेट पे देखिए कि जिस तरीके की हजारों गाड़ियां गई थी, 24 नहीं, करीब उसमें 1 दिन से ज्यादा समय लगा उस जाम को क्लियर करने में। तो इस तरीके का वैभव और इस तरीके का इनका ठसक ये तभी आ सकती है जब दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में पैसे की कोई कमी ना हो। जी, बिल्कुल सही है कि और भी जो ये पूरा का पूरा जो ये देखते हैं जो राइज़ ऑफ गैंगस्टर्स, ऐसा है, गैंगस्टर्स तो उत्तर प्रदेश में सदैव से थे। जी, जी, जी। लेकिन मैं फिर धीरे-धीरे इनका जो है वो जो इस्लामीकरण हुआ, वो कैसे हुआ? क्योंकि पहले तो हर तरह के गैंगस्टर्स पाए जाते थे, हरिशंकर तिवारी भी थे और आपके वो शाही बीपी साहब भी यादव भी थे, थे, यादव वीरेंद्र भी शाही थे, भी थे। जी। तरह-तरह के थे वो। बाद में पता चलता है कि साहब ये जब आते हैं हम, ये मुलायम सिंह के राज के बाद में, तो सिर्फ़ एक ही कम्युनिटी के आपको सारे गैंगस्टर्स दिखाई पड़ने लगते हैं। देखिए, इस्लामाइजेशन जब हुआ था तो इसका सीधा लिंक था दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और मिडिल ईस्ट के पैसों से। और दाऊद इब्राहिम की जो इमरजेंस हुई है, उसी के बाद देखिए ये गैंग जो टूट-टूट के अलग होने लगे, उसका सीधे लिंक दाऊद इब्राहिम, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, और तब से आप देखें, हाजी मस्तान से लीजिए एजाज लकड़ावाला, इरफान गोगा, पठान गैंग, और ये जब शुरू हो गया तो इस्लामाइजेशन तभी शुरू हो गया था। बॉलीवुड का इस्लामाइजेशन जब हो शुरू हुआ, आपको हुँ, मैंने 2 दिवा दी थी, जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के, वैसे तो भगवान से हुँ, बड़ी शिकायत है, लेकिन बिल्ला कुली का वो वही लगाएंगे आपके 786 वाला। इसी तरीके से जितने चोट्टे हैं वो या तो बनिया हैं या ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, और जितने हुँ, बड़े ही महामानव हैं वो हुँ, इनके जो हैं वो हाफिज जी हैं या मौलाना साहब हैं। तो एक तरीके से एक पिक्चराइजेशन और एक मॉडल तैयार कर देना, और एक छोटा सा जिसको कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू कर देना, और जो बात फिल्म में आ रही थी वो धीमे धीमे आ करके रियल लाइफ में भी आई। मैंने आपसे बताया ना कि इस आईएसआई ने जहां उसको मौका मिला प्रोपेगेंडा करने में, और उसकी कोई कमी नहीं। क्या कारण है कि हिंदुस्तान में शादी हो रही है और बाजे गाना आपका पाकिस्तानी फिल्म का बन रहा है, इंडियन सिटीजन हैं, कपड़े आप पहन रहे हैं लाहौर की मीना बाजार के सलवार सूट। तीसरी चीज, मिठाई हिंदुस्तान से थी, इलाहाबाद में अगर आप हैं तो लोकनाथ है, सुलाकी है, कोई कमी गई है, रसराज है, कोई कमी गई है, लेकिन मिठाई भी वो आएगी तो मीना बाजार लाहौर वाली, वहां की इमरती और बालूशाही चलेगी। तो ये सब चीजें जो कि दिमागी वहशीपना, खाएंगे हिंदुस्तान की, बात करेंगे पाकिस्तान की। मैं आपको छोटे सी मिसाल और वो देता हूं। जिसको कहते हैं ना कि साहब पाकिस्तान कोई टेरिटरी नहीं है, कि एक ज़हनियत है। एक जहनियत, आपने सही कहा, वो जहनियत बहुतों में है। मैं, जो कि आप भी, सोशल सर्कल आपका बड़ा है, मेरे हर जगह मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, दोस्त हैं। तो एक बच्चा बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान गया किसी वलीमे में और किसी निकाह अटेंड करने। तो वहां पे निकाह में था, लोगों से मिलजुल रहा था। मिलजुल करने के बाद एक हजरत आए, उनका कि बरखुरदार तुम बड़े अच्छे हो, क्या फिल्म में इंटरेस्ट? करने मेरा कोई फिल्म इंटरेस्ट नहीं है। उनका कल आओ मेरे यहाँ चाय पे आओ, हाई टी पे आओ इवनिंग में। गए बड़े पैलेशल मकान में, ये अब जब देखा बड़ी अच्छी उम्दा बातें, और लफ्फाजी बिल्कुल, सुभान अल्लाह तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है, अगर तुम फिल्मों में होते तो बिल्कुल झंडे गड़ गए होते। उनका अच्छा बरखुरदार आप करते क्या है? उनका अंकल मैं छोटा मोटा मेरा कारोबार है। और का कितना कमा लेते हो बेटे? तो समझते कि शायद ये करम फरमा है, कुछ मदद करेंगे कारोबार में। उनका कुछ नहीं अंकल, हमारा 24-25 करोड़ का टर्नओवर है और कमा भी इतना लेता हूँ करीब। उनका अच्छा बेटे मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, ये मेरा एक ऑफर है, इस पे गौर फरमाइए। मैं इतना पैसा आपको वैसे ही दे दूंगा, आप अपना कारोबार करते रहिए। अगर इतने पैसे मैं आपको दे दूं, आप मेरे छोटे मोटे काम कर देंगे? उनका अंकल काम क्या करना होगा? उनका वो उस कागज में लिखा है, वो कहना ठीक नहीं है। कागज पे लिखा क्या था? इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस ऑफ मिलिट्री सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट रूट्स,
इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड देयर मूवमेंट प्लान्स। इस चीजों के बारे में तरीका मैं बताऊंगा किन ऐप के जरिए आप भेज सकते हैं। उनका अंकल मेरे तो पैर के नीचे जमीन, जाड़े का वक्त था, मुझे पसीना छूट गया, मुझे लगा कहीं मैं गश खा के गिर न जाऊं। पहली फ्लाइट पकड़ के बिफोर टाइम मैं इंडिया आया और आपसे टाइम लेके मिलने आया हूं। तो हमने तुरंत उनकी मीटिंग करा दी आईबी वालों से और स्टेट इंटेलिजेंस वालों से। उसने जाके पूरी बातें बताई, कौन साहब थे, क्या उनका हुलिया था और क्या मशवरा था, और जो कागज दिया था वो भी पकड़ा दिया। तो आप ये समझिए ये आईएसआई कोई दांव चूकता नहीं है। जहां जिसको मौका मिल जाए, और अगर 100 जगह जाल डालेगा, 100 जगह कांटा डालेगा, तो सक्सेस रेट अगर 2% भी है तो कामयाबी उनको मिल जाती है। यही अगर फर्माबरदार पेट्रियाटिक लड़का ना होता तो कोई फंस गया होता कि हमारे टर्नओवर के बराबर ये मुनाफा अगर हमें साल का दे रहा है, और वो भी ये नोटबंदी के पहले की बात है। आप ये मान के चलिए कि उसको असली नोट नहीं मिलते, आईएसआई उनको नकली चूरन वाला नोट देता जो वहीं बहावलपुर में छप रहे थे। तो डबल एडवांटेज। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम चीजें, इस्लामाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो ग्लैमर कोशेंट आकर के जुड़ गया है कि वॉट एवर इज इन पाकिस्तान इज ग्लैमरस। आप ये देखिए हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना सेल्फ फ्लैजिलेशन, हम लोग अपने आप की ही इतनी निंदा करते हैं, सेल्फ फ्लैजिलेशन। हिंदुस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने तो मध्यस्थता कर दी। अरे पाकिस्तान 2 कौड़ी का है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की हवा ईरान ने निकाल दी और निकाल अब दी। जो है वो कुछ कहने की बात ही नहीं होती है। हमको पाकिस्तान की हमारे अमन की आशा का चिराग जलाने में बड़ा मजा आता है। हमें इस तरीके की बेवकूफी की बातें करने में वो खुशूसी। एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो बोल रही हैं कि देखिए वो अभी निरुपमा जी का ट्वीट आया था, देखा होगा आपने। मैं नहीं देखता हूँ ये सब चीजें, मेरे पास ये लोगों के जो ब्रेन वॉश्ड लोग हैं और जो कल्चरली बैंकरप्ट है उनकी चीजें समझ। क्या लिखा है मैडम जी ने? निरुपमा जी कह रही हैं कि साहब की जो पहले जो डायलॉग वायलॉग हुआ करता था वो बड़ी अच्छी चीज थी, अब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है करती नहीं है। तो उसके ऊपर फिर जो उनकी वो रब्बानी है, हिना रब्बानी, रब्बानी जी हाँ, जी। हिना रब्बानी जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही मोहतरमा ने, देखिए ये वो। उसके बाद आप ये फिर जो बताएं, बाकी है और राजदीप सरदेसाई टाइप के लोग सब लग गए कि अरे भाई अमन की आशा खत्म हो गई, बड़ा गलत हुआ। आप ये बता दें, इसके पहले जितनी बार आपने डायलॉग किया, जब परवेज मुशर्रफ आगरा आए थे, आपको याद है? जब जी परवेज हाँ, मुशर्रफ वो आगरा तो आए थे, उसने उसके तो बाद पूरा पीठ पे खेल खेल चाकू दिया भोंका, था। खेल खेल दिया। उसके बाद जब इनका डेलीगेशन कश्मीर आया था कुछ इन्वेस्टिगेट करने, तो लेने के देने पड़ गए हिंदुस्तान को दोबारा। तीसरी बार जब हिंदुस्तान का डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, जिन्होंने 26/11 कर दिया, उनको मरी ले जाके बैठा दिया, जिससे कि उनके सारे कम्युनिकेशन खत्म हो गए थे और सारे हमारे जो थिंक टैंक था वहां बंधक बन गया था। इनसे बात करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाना है। मैं बहुत खुश होता संजय जी अगर इनसे क्रिकेट भी खत्म हो जाता। पाकिस्तान से हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? हथियारों के साथ हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? कहीं तो हम मुनाफे के ऊपर एक लक्ष्मण रेखा बना लें, इसके आगे आए तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे, हाथ पैर देंगे तोड़, पकड़ा देंगे तुम्हारे हाथ में। वो क्रिकेट भी नहीं, अब तुमसे मुलाकात जंग, मैदान जंग में होगी। इनसे कोई बातचीत करने की नहीं। जिसको योगी जी ने कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो इनके लिए तो दूसरा ही एक फॉर्मूला होना चाहिए। और हमारे यहाँ भी इस तरीके के अपॉलॉजिस्ट, राजदीप सरदेसाई, निरुपमा जी का नाम आपने बताया, तीसरे रब्बानी पाकिस्तान की है, इसलिए वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन अमन की आशा और गुलाम हसन नाइट, मेहदी हसन नाइट, फरीदा खानुम, वो कौन है गजल सिंगर, हमारे तलत महमूद वगैरह की तो कोई गजल सुनेंगे नहीं। और हमारे यहाँ तो अजीत नहीं सिंह नहीं, वगैरह की गजल सुन। मोहम्मद रफी को भी कभी नहीं बुलाया इन्होंने। मोहम्मद रफी कभी नहीं बुलाए कभी इन लोगों ने। हाँ, लेकिन वही हमने कहा पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा नूर लगा है, कौन सा ऐसा है कि पाकिस्तानियों के पसीने से भी गुलाब की सुगंध आती है इन लोगों को, देशद्रोहियों को। क्षमा कीजिएगा, इनको वाकई पाकिस्तान का जूता भी अगर इनको पड़ जाए, वाह वाह वाह, ऐसा जूता मखमली था कि मुझे तो लगा ही नहीं। इनको वैसे दरअसल मैं कभी चाहता हूँ साइकोथेरेपी की सख्त जरूरत है ऐसे लोगों को, कि पाकिस्तान की हर चीज इनको बहुत प्यारी है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि मशवरा इनको दे दूं कि अगर इतना प्यारा है तो तुम सिटीजनशिप बदल लो, चले जाओ पाकिस्तान, वहां रहो, ज्यादा तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो भारत में? बातचीत उनसे की जाती है जिनका कोई कौल और फैल, कोई दीन और ईमान हो। अगर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, निरर्थक ऐसे लोगों से बातचीत। भय बिन होए न प्रीत, जब जब आपने बात की है, ये भारत ने बात की है, तो हमारा अहित ही हुआ है, कोई लाभ नहीं हुआ है। जी जी, तो ये तो ऐसा विषय है कि इस पर तो घंटों बातचीत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जी। अ, 1-2 सिटिंग्स और करनी पड़ेंगी।
जी, जी, लेकिन जी। अब आज का तो ये कार्यक्रम जो है अभी यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि और भी जो इसके जो पहलू हैं, तो आप धुरंधर 2 देख लें, उसके बाद फिर और बातचीत करेंगे। ज़रूर, मैं देख लूँगा जब टिकट मिल जाए तब तो। इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि टिकट लेके मैं देख कर के आऊँ। जी। जी, तो आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विक्रम सिंह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम संजय जी। बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग वार्ता करते हैं। जी। थैंक यू। थैंक यू।